myself Dinesh Chand Sharma, Bio Faculty, Impulse Edu Group, दौसा। मोस्ट वेलकम बायो क्लास में आपका। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके विषय में मैं पहले आपको, इससे पहले वाली वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका इंट्रो मैं आपको दे चुका था। आज हम जो रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में आपको समझाने जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करने जाते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, उनके कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज आती है। फेजेज इन लाइफ साइकिल किसके बीच में? जो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 3 फेजेज होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए आप। फेजेज इन लाइफ साइकिल अब कौन कौन से हैं? तो बर्थ के बाद जो फेज चलती है उसे बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज। द फेज इन द ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल आर फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, या इसको वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। जुवेनाइल फेज ये बर्थ के बाद की अवस्था है। इस फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वह केवल अपनी शारीरिक वृद्धि करता है, बॉडी की ग्रोथ होती है उसकी। केवल इसके अंदर जो मेन सिग्निफिकेंट है, जो मेन कैरेक्टर है इस फेज का, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की ग्रोथ करता है, केवल ग्रोथ करता है। इसे वेजिटेटिव, प्लांट्स के अंदर इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं और एनिमल्स के अंदर इसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। इसके अंदर कोई रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं होती है। रिप्रोडक्शन से रिलेटिव कोई भी इवेंट इस फेज के अंदर नहीं होता है। फिर दोबारा मैं कहूंगा, जुवेनाइल फेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वह केवल अपनी ग्रोथ करता है और अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? बर्थ टू मैच्योरिटी का जो ड्यूरिंग पीरियड है उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या कैरेक्टर देगा। इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म विल शो ग्रोथ सो दैट इट कैन अटेन सर्टेन मैच्योरिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर यदि हम बात करें तो मोस्टली आप देखिए यहां जो बात आएगी तो जो है वो बर्थ टू आपके मैच्योरिटी। बर्थ टू मैच्योरिटी का जो ड्यूरिंग पीरियड है, जो टाइमिंग है, उस ड्यूरिंग टाइम को हम, उस पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ से होती है। ये ग्रोथ करता है और कुछ नहीं करता है, और ग्रोथ करके मैच्योरिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो अपने आप को मैच्योर करता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें इस फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन
जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करके अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर करता है, परिपक्व करता है इस अवस्था की। यदि हम और बात करें तो ध्यान दीजिए, ठीक। सेकेंड, यदि हम और बात करें, आगे देखिए और क्या करेक्टर आएगा इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट, इट इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो जुवेनाइल फेज होती है इसका जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है इसमें। आप देखिए जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 13 से 14 वर्ष की आयु में। इससे पहले की आयु जुवेनाइल फेज कहलाएगी। अच्छा, एक कंडीशन और है, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज जो आएगी उन दोनों के बीच का जो कनेक्टिव फेज है, टाइमिंग है, उसको हम पुबर्टी अवस्था कहते हैं, पुबर्टी फेज, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। क्लियर? तो यहां अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इसका ड्यूरेशन बिल्कुल वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि हम आगे बात करें तो ध्यान दीजिए, यह आपके कुछ सामने डायग्राम शो हो रहे हैं, इसके अंदर ये केवल ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए ये प्लांट्स है, ये भी प्लांट्स है, ये केवल ग्रोथ किया है, इनके अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है जिसका संबंध सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो। अब प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है पूछ सकते हैं आप, इसमें तो शो नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि इन दोनों प्लांट्स डायग्राम्स के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इस बात को शो करता है कि भाई अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? तो वो मेन कैरेक्टर है फ्लावर। इन दोनों ही डायग्राम्स के अंदर आपको ना तो इसके अंदर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं और ना ही इसके अंदर कोई अदर स्ट्रक्चर जैसे उगोनियम, एंथीडियम, अंडधानी, पूंधानी, ऐसी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो इसके अंदर शो नहीं हो रही है। देखिए आगे यदि हम बात करें तो दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो फर्स्ट फेज हो गई आपके जुवेनाइल फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म केवल ग्रोथ करता है और अपनी मैच्योरिटी को गेन करता है। मैच्योर जब हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद वह रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाएगा। और अगर हम और थोड़ा सा अंदर जाएं तो जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच की जो कनेक्टिंग फेज है उसे पुबर्टी फेज कहते हैं। यौवनारंभ अवस्था प्राणियों के अंदर, एनिमल्स के अंदर इसको पुबर्टी फेज कहा जाता है। खैर, जुवेनाइल फेज को स्पेशली प्लांट्स के अंदर कहा जाता है आपके वेजिटेटिव फेज। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव फेज उसको कहा जाता है। अब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या कैरेक्टर है, इसके क्या क्या सिम्टम है? पहला सिम्टम है कि इस रिप्रोडक्टिव फेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ नहीं करता है। पहली बात तो ग्रोथ नहीं करेगा। सेकंड, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, वे मैच्योर होते हैं। ये बातें आएंगी तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिख रखा है। देखिए आप, इस फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर इन दिस फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एंड मैच्योर होते हैं। ये सारा काम, ये जो काम था ये जुवेनाइल फेज में नहीं हुआ था। उसमें केवल बॉडी ग्रोथ करती है, उसकी सोमेटिक ग्रोथ होती है, कायिक वृद्धि होती है, ठीक है। जबकि यहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन चुके थे,
जैसे एक शिशु बालक है, छोटा बालक है जिसने जन्म लिया है, उसमें हमको स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, बॉय है या बेबी है। कुछ ऑर्गन्स दिखाई देते हैं हमको, जेनिटियल, एक्सटर्नल जेनिटियल जो होते हैं, उनके द्वारा हम पहचानते हैं कि लड़का होगा कि लड़की है। लेकिन वह ऑर्गन डेवलप नहीं है और मैच्योर नहीं है। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब ये सेकंड जो फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे। क्या क्या होगा आगे? देखिए आगे, इन द हायर प्लांट्स ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लावर्स। अब एनिमल्स में तो हमने बताया कि मैंने एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननांग, जिनके आधार पर हम बेबी या बॉय को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वे तो उनमें बचपन से ही बन जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही ये शो होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा या बोथ होगा, बाइसेक्सुअल होगा। किसके थ्रू? उसमें सेक्सुअली जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। और प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उस सेक्सुअल ऑर्गन को कहा जाता है फ्लावर। क्या कहा जाता है? फ्लावर कहा जाता है। एक फ्लावर के अंदर प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अंदर मेल और फीमेल या दोनों प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट, मेल ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंगल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो भी सेक्स ऑर्गन है वह किसमें होगा प्रेजेंट? फ्लावर के अंदर होगा। तो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव फेज में जो हायर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स की बात करें हम, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें तो फ्लावर होता ही नहीं है। जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इनमें फ्लावर प्रेजेंट होता ही नहीं है, प्रेजेंट फ्लावर बनते ही नहीं है। केवल फ्लावरिंग प्लांट किसको कहा गया है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स को। किसको कहा गया है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स को फ्लावर, वास्तविक ट्रू फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है, क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या जो जिम्नोस्पर्म हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, क्या उनमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनते? क्या वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते? करते हैं, लेकिन उनमें फ्लावर नहीं बनता है। तो फिर उनमें क्या बनेगा? तो जो लोअर प्लांट्स हैं, जिनको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स कहते हैं, इनके अंदर फ्लावर तो नहीं बनता, लेकिन इनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनेगा, उसको यहां एंथ्रीडियम या पूंधानी कहा जाएगा, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो डेवलप होगा, उसको यहां उगोनिया या अंडदानी कहा जाएगा। ठीक है, एंथ्रीडियम और उगोनिया जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है किसमें? आपके ब्रायोफाइट्स में, आपके टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में, तीन प्लांट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या कैरेक्टर रखा है इसमें। देखिए, ये आपके सामने शो हो रहा है एक फ्लावर। ये ओपन फ्लावर है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ओपन कर दिया, खोला गया, और ये एक्चुअल पोजीशन है फ्लावर की। एक बड़ स्टेज में दिखाया गया है, अभी ढंग से अच्छी तरह से ये ओपन भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर यदि हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो देखिए आपको ये रिसेप्टिकल दिखाई दे रहा है, पुष्पासन, जिस पर फ्लावर के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले इस पर कौन होता है? सबसे बाहर की तरफ, आउटर में, सेपल्स। सेपल्स, सिंगल स्ट्रक्चर को हम सेपल कहेंगे, जबकि इनका एक पूरा की पूरा साइकिल पाया जाता है, एक चक्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहेंगे इसको? कैलिक्स कहेंगे। सेकंड, यदि हम बात करें, ये आपको कलरफुल जो लीव्स दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो कहलाती है पेटल कहलाती है। सिंगल यूनिट को हम पेटल कहते हैं, और इनका जो साइकिल होता है, सेकंड चक्र है, सेकंड साइकिल है, उसको बोलेंगे हम कोरोला।
क्या बोलेंगे? कोरोला। अभी मैं लिखता हूं एक तरफ। और थर्ड जो साइकिल आता है उसको कहा जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और उसकी जो एक यूनिट है, सिंगल यूनिट, वह कहलाएगी आपके स्टेमन। ये स्टेमन दिखाया है। और स्टेमन के मोस्टली दो पार्ट होते हैं, एक इसके एंथर होता है और एक इसका फिलामेंट होता है। ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये एंथर्स हैं, और ये स्टिक लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये फिलामेंट्स। तो ये जो स्टेमन है सिंगल यूनिट है, और इसका पूरा की पूरा साइकिल एंड्रोशियम कहलाता है। और स्टेमन जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है। इसी प्रकार सबसे लास्ट एंड फोर्थ साइकिल जो होता है फ्लावर का, वो होता है गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम। साइकिल को बोल रहा हूं मैं, चक्र जो होता है वह गाइनोसियम कहलाता है। अब गाइनोसियम की एक यूनिट होती है, वो कहलाती है आपके कार्पल। पिस्टिल भी कहते हैं गाइनोसियम को। कार्पल या जो पिस्टिल है वह फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो टॉप का सिरा होता है वह कहलाएगा स्टिग्मा, और मिड पार्ट जो काफी एक पतली ट्यूब के समान होता है, नलिका के समान, वो स्टाइल कहलाती है। और नीचे का लास्ट का जो पार्ट होता है वो फूला हुआ होता है, ठीक। और ये फूला हुआ भाग कहलाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ओव्यूल्स की संख्या अलग अलग स्पीसीज में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में ओव्यूल्स के जो नंबर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। 1 to many। एक ओव्यूल हो सकता है या बहुत सारे मैनी ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और जितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही सीड फॉर्मेट होंगे, इसके उतने ही सीड बनेंगे। अगर सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीड फॉर्मेशन होगा, अगर 6 ओव्यूल है तो 6 सीड फॉर्मेशन होगा। तो ओव्यूल से ही सीड फॉर्मेशन होता है। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का सेक्शन दिखाया गया है और उसके अंदर पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो यहां यदि मैं अलग से बात करूं तो यहां पर आप देखिए कैलिक्स सबसे आउटर जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं, उसका एक सिंगल यूनिट सेपल कहलाता है, ठीक। कैलिक्स देखिए, ध्यान दो, साइकिल की बात करें और एक सिंगल यूनिट की बात करें हम, यूनिट, तो ध्यान दीजिए फर्स्ट जो राउंड है इसका वह कहलाएगा कैलिक्स। क्या कहलाएगा? कैलिक्स। और इसकी सिंगल यूनिट होती है सेपल। जबकि सेकंड जो साइकिल होता है वो कहलाता है कोरोला, और इसकी एक यूनिट कहलाती है पेटल। इसी प्रकार जो थर्ड साइकिल है उसकी यदि हम बात करें तो वो कहलाएगा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और इसकी एक यूनिट कहलाती है स्टेमन। और फोर्थ यदि साइकिल की यदि मैं बात करूं तो वह कहलाएगा गाइनोसियम। गाइनोसियम। और इसकी एक यूनिट जो कहलाती है वो कहलाती है कार्पल। कैलिक्स, सिंगल यूनिट सेपल, सेकेंड कोरोला, पेटल्स, एंड्रोसियम, स्टेमन, गाइनोसियम और कार्पल। इस प्रकार से ये प्लांट्स के 4 साइकिल होते हैं, ओके। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये चारों प्रेजेंट होते हैं, 4 साइकिल प्रेजेंट होते हैं, वह फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। क्या कहलाएगा? कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा वो। और यदि बाय द वे इनमें से कोई भी साइकिल एब्सेंट होता है, 4 साइकिल्स में से यदि कोई भी साइकिल एब्सेंट हो जाता है तो वह इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट। अब जैसे ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इस फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। लेकिन कुछ
कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है, सिंगल सेक्स ऑर्गन, उसमें कैलिक्स होता है, उसमें कोरोला होता है, 2 साइकिल तो कंप्लीट हो गए। अब बचे 2, इन दोनों में से केवल एक ही साइकिल होगा, या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा, मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनकंप्लीट फ्लावर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक साइकिल एब्सेंट होना ही होना है, या तो गाइनोशियम एब्सेंट होगा या उसके अंदर एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वे अनकंप्लीट होते हैं, कंप्लीट फ्लावर नहीं होते, इनकंप्लीट फ्लावर होते हैं। यहां तक की बात हुई। इसके अलावा यहां पर जो मैंने इस फ्लावर के 4 साइकिल बताए, इसमें 2 इसेंशियल और 2 असिस्टेड होते हैं, 2 सहायक चक्र और 2 आवश्यक चक्र होते हैं। इनिशियल जो होते हैं वो तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन है। और ये जो बाकी है कैलिक्स और कोलोला, ये दोनों एसेसरी होते हैं, इनिशियल नहीं होते, एसेसरी सहायक पुष्पीय चक्र होते हैं। इनके फंक्शन अलग अलग है। यदि हम बात करें कैलिक्स की, मोस्टली कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है और इसका फंक्शन 2 है। एक तो बड स्टेज में सेक्स ऑर्गन की सेफ्टी करना, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम उनकी सेफ्टी करना, बड स्टेज में जब कलिका अवस्था में पुष्प होता तब। सेकंड इसका फंक्शन है, चूंकि ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड प्रोडक्शन करता है। एक दूसरा, जो कलरफुल आपके पेटल्स हैं, कलरफुल जो पेटल्स हैं, इनका मेन फंक्शन होता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को या अदर एनिमल्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को या अदर एनिमल्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करना ही इनका मेन फंक्शन होता है। क्लियर? दूसरा, स्टेमन तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर मेल गैमिट फॉर्मेशन होता है। और जो लास्ट गाइनोशियम है, इसमें आपके पुष्प का जो है फीमेल गैमिट यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है वो आगे की बातें हैं। बाकी मैंने अभी आपको प्रत्येक जो इसका ईच साइकिल है उसका क्या फंक्शन है ये मैंने आपको बताया। क्लियर? इसके अलावा एक और बात कहूं मैं आपसे, भाई सेपल्स तो आपको बिल्कुल एज ए लाइक लीव्स की तरह दिखाई दे रही है, बाकी जो पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, ये भी लीव्स के ही मॉडिफिकेशन है, लीव्स के ही रूपांतरण है, ये पत्तियों के रूपांतरण है। अब कौन किसका रूपांतरण है, कौन किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप, देखिए यदि हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिए, मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टेमन जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेमन जो होता है, मैंने कहा लिव्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, किसके? माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफाइड होता है, मॉडिफिकेशन होता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है स्टेमन। इसी प्रकार यदि हम बात करें आपके कार्पल की, जो कार्पल है वो कार्पल किसका मॉडिफिकेशन है? मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है, उसका मॉडिफाइड रूप होता है। टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं प्रेजेंट होते, फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते, उनके अंदर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल पर डेवलप होते हैं।
उनकी सरफेस पे, निचली सरफेस, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, उनकी सरफेस, निचली सरफेस पर आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं। ऐसी लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं। यदि एंथ्रीडियम डेवलप हो रहा है तो वो कहलाएगा माइक्रो स्पोरोफिल, और अगर ओगोनिया डेवलप हो रहा है तो वो कहलाएगा मेगा स्पोरोफिल। इस प्रकार से आप देखिए, ये भी इस जो है चारों के चारों चक्र फ्लावर के, वो लीव्स के ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड है। तो ये तो है ही आपके दो, बाकी स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफाइड है, और आपके कार्पल्स भी जो है मेगा स्पोरोफिल के रूपांतरण होते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण, ये गुरु बीजाणु पर्ण है, ये लघु बीजाणु पर्ण है। मोस्टली मेल गैमिट को प्लांट्स में माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, जिससे मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोर, जिससे मेल गैमिट प्रोड्यूस होगा, ग्रो करेगा। इसी प्रकार फीमेल गैमिट जिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु। क्लियर? तो ये यहां पर मैंने आपको अलग से बातें बताई, तो ध्यान दीजिए आगे। तो देखिए यहां पर आपके सामने ये जो डायग्राम शो हो रहा है, ये प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो कर रहा है कि एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन एसेसरी होते हैं, कौन इनिशियल होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, यदि हम आगे की बात करें तो ध्यान दीजिए, देखिए, द मोटो ऑफ दिस फेज इज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर टू पेरेंटल जनरेशन। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इसका मेन मोटो है कि एक ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान। ऑफ स्प्रिंग बोले तो इसका मतलब होता है, मीन होता है संतान, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, इसका मेन मोटो होता है, जो अपने पेरेंट्स के इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, उसके सिमिलर हो सकता है, उसके डिविजिबल हो सकता है। पेरेंटल जनरेशन के जो माता पिता हैं उनके सेम हो सकता है, उनसे भिन्न हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज का मेन मोटो होता है। आगे बात करें, अगला पॉइंट देखिए क्या आ रहा है। दिस फेज हैज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज का जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का एक मेन कैरेक्टर है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनने की क्रिया। ये प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और लाइफ टाइम तक चलती है। मींस स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर तो रहा है, लेकिन जबकि हम फीमेल ह्यूमन बींग की बात करें तो उसमें जो oogenesis है, oogenesis कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो स्टेज से, और 50 इयर्स एज तक वो कंप्लीट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद वो महिला, फीमेल, रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं रहती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल और फीमेल में डिफरेंट है, पहली बात। और यदि हम बात करें अलग अलग स्पीसीज की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनमें भी ये जो ड्यूरेशन है रिप्रोडक्टिव फेज का, वो काफी वेरिएबल होता है, काफी डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ध्यान दो, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए उनका जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्लावर, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्लावरिंग हो रही है उनके अंदर, और फ्रूटिंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स। पहला है मोनोकार्पिक
और सेकंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक से क्या मीन निकलता है? मोनोकार्पिक का मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम में, कंप्लीट लाइफ टाइम में ओनली सिंगल या एक बार, वन टाइम फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, और वह प्लांट्स डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। और जबकि पॉलीकार्पिक जो होते हैं वो अपने होल कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर कई बार, मैनी टाइम फ्लावरिंग करते हैं। जो मैनी टाइम फ्लावरिंग करते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक कहते हैं, जो वन टाइम फ्लावरिंग करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। तो देखिए और क्या मैंने जो बताया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर? देखिए आगे, ये आपके सामने शो हो रहा है। यहां फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, यहां आपको फ्लावर जो है एक समूह के रूप में दिखाई दे रहा है, गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको हम पुष्प क्रम कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप आगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स, इसका मीन क्या है और इसका मतलब क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनकी बात यदि मैं करूं तो मैंने अभी बताया कि ऐसे प्लांट्स जो अपने होल कंप्लीट लाइफ टाइम में वन टाइम फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, वे मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। देखिए क्या निकल कर आता है इसकी डेफिनेशन, दे आर द प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, only one time. After flowering, they produce fruits and die. फ्लावरिंग होगी, उनसे फ्रूट्स जब प्रोड्यूस होंगे एंड डाई, वो मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनमें ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, केवल वन टाइम उनमें फ्लावरिंग होती है, उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। देखिए, ऑल एनुअल्स and biennial plants are monocarp. Annual एक वार्षिक प्लांट, बाइनियल द्विवार्षिक प्लांट, जिनका लाइफ साइकिल ओनली 1 ईयर का हो वे एनुअल कहलाएंगे, और जिनका लाइफ साइकिल 2 ईयर का होता है वे बाइनियल कहलाएंगे। लाइफ साइकिल का मतलब है ये ग्रो होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फ्लावरिंग होता है, फ्रूट डेवलप होते हैं, और ये मैच्योर होकर डेड हो जाते हैं। पूरा की पूरा साइकिल ओनली 1 ईयर में कंप्लीट हो गया। यहां तक कहें कि 1 ईयर तो मैंने मैक्सिमम बताया है, 6 to 7 मंथ के अंदर भी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और इनमें वन टाइम फ्लावरिंग होती है। तो मोस्टली जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं और बाइनियल प्लांट्स हैं वे सारे के सारे मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, जैसे वीट, राइस, मेजी, ये ऑल प्लांट्स मोनोकार्पिक हैं और एनुअल प्लांट्स हैं। जबकि कैरेट, आपके बीट, आप जो है रेडिस, ये बाइनियल प्लांट्स होते हैं, द्विवर्षीय प्लांट्स होते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने। ए फ्यू पेरिनियल प्लांट्स, बंबू स्पीसीज एंड अगेव आर आल्सो मोनोकार्पिक। मतलब एनुअल्स और बाइनियल तो हो ही गई, अब एनुअल्स के अंदर वीट आ गया, राइस आ गया, मेजी आ गया, और बाइनियल प्लांट्स का एग्जांपल दिया रेडिस और कैरेट, और मैंने बताया बीट, चुकंदर, वो भी इसी के अंदर आता है, आर मोनोकार्पिक। लेकिन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पेरिनियल होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी एज जो है 100 से अबव हो सकती है, लेकिन उनके लाइफ टाइम में सिंगल, केवल वन टाइम ही फ्लावरिंग होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे पेरिनियल प्लांट्स बहुत कम है, फ्यू पेरिनियल प्लांट्स। एग्जांपल दिया बंबू स्पीसीज एंड अगेव, एंड एक एग्जांपल हो रहा है इसका, स्ट्रोबिलैंथियस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी जिसे हम कहते हैं, वो भी मोनोकार्पिक होता है। तो यहां पर जो बंबू स्पीसीज है, इसमें लगभग 50 से 50 to 100 ईयर्स के बाद वन टाइम फ्लावरिंग होती है, और ये कंप्लीट अपना कर लेता है। तो देखिए यहां पर एग्जांपल और भी आ रहे हैं। व्हाट इज एन एनुअल प्लांट? प्रश्न होता है, अभी बताया
कि जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है 1 ईयर के अंदर पूरा, वह एनुअल प्लांट कहलाता है। इसी प्रकार और बात करें हम तो ध्यान दीजिए, एनुअल प्लांट इज ए प्लांट द कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम कहां से, जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड विद इन 1 ईयर एंड देन डाइज। एनुअल प्लांट इज ए प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन, कहां से, ग्रो करने से लेकर सीड फॉर्मेशन तक, और उस कंप्लीट लाइफ साइकिल कर लेता है 1 ईयर के अंदर, एंड देन डाइज, वो मर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार से निकल कर आता है, आपका ध्यान दीजिए, व्हाट इज ए बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स is a plant that complete its life cycle from germination to the production of seed within maximum 2 year and the die। यही डेफिनेशन से बोल सकते हैं हम, लेकिन फिर भी देखिए अपने स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। बाइनियल प्लांट्स इज ए फ्लावरिंग प्लांट दैट टेक्स 2 year टू कंप्लीट इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। जो अपना पूरा बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो है 2 ईयर में कंप्लीट कर लेता है, वे बाइनियल प्लांट्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल अभी अभी बताया बाइनियल का, आपके रेडिस, कैरेट्स, बीट्स आदि। और एनुअल के एग्जाम्पल है आपका वीट, राइस और मेजी। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस एनुअल के अंदर आते हैं। मैंने कहा कॉर्प्स प्लांट्स, कल्टीवेटेड जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हम फसल उगाते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, वो सारे के सारे आपके एनुअल प्लांट्स होते हैं। क्लियर? तो देखिए इस प्रकार से ये आपके सामने मोनोकार्पिक प्लांट आए। किसे कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट? दोबारा देख लीजिए, दे आर द प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो अपनी लाइफ टाइम में केवल सिंगल टाइम, 1 टाइम फ्लावरिंग करते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहलाते हैं। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई। उसके बाद वे फ्लावरिंग करके फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल प्लांट्स तो आपके मोनोकार्पिक होते हैं, लेकिन फ्यू प्लांट्स जो होते हैं पेरिनियल प्लांट्स भी मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम्पल मैंने 3 बताए, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, एक तो बंबू स्पीसीज, दूसरा अगेव, और तीसरा आता है आपका स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ध्यान दीजिए, देखिए ये आपके सामने शो हो रहे, काफी परिचित है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इनको, वीट्स, राइस, मेजी। ये सारे मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम, ये सारे के सारे मोनोकार्पिक भी हैं और एनुअल प्लांट्स भी हैं। सेकंड यदि हम आगे बात करें तो देखिए आगे ये आपके सामने बाइनियल प्लांट्स आने चाहिए। ये बाइनियल प्लांट्स हैं, ठीक है, आपके चुकंदर है, आपकी पत्ता गोभी है, ये इसके अंदर आ जाती है। और देखिए आप बाइनियल प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखो, इफ फ्यू पेरिनियल प्लांट्स आर आल्सो मोनोकार्पिक। बहुवर्षीय पौधे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, फ्यू पेरिनियल बहुवर्षीय प्लांट्स आर आल्सो मोनोकार्पिक, मतलब इनमें केवल एक बार पुष्प उत्पन्न होता है, इनकी एज अधिक होती है, कईयों की तो 100+ में होती है। जैसे अभी अभी मैंने बताया बंबू स्पीसीज आ गए, अगेव आ गया, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आ गया, वो शायद यहां दिखाएगा। देखिए एग्जाम्पल, certain bamboo species flowers after 50 to 100 years। लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, बट इनमें फ्लावरिंग कब होती है? फ्लावरिंग का टाइमिंग क्या है? 50 टू मिनिमम 50 ईयर्स के बाद, आफ्टर 50 ईयर्स या मैक्सिमम 100 ईयर्स के
बट 50 to 100 ईयर्स के बीच में या इसके बाद जो है इनमें वन टाइम फ्लावरिंग होगी बंबू स्पीसीज में। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो देखिए ये बंबू स्पीसीज, आपने बंबू देखा होगा, बांस जिसको कहते हैं हम, बांस देखा होगा, उसमें जगह जगह गांठ होती है, उनको नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? नोड। ठीक है, उन्हीं नोड से आप देखिए ये बड्स निकल रही हैं, ये फ्लावर डेवलप होंगे, ये फ्लावर्स बन गए, ये बड्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये नोड से डेवलप होती है। कहां से डेवलप होती है? नोड से। और इन्हीं के अंदर जो है आप इनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें तो अगेव फ्लावर्स जनरली आफ्टर 10 to 30 ईयर्स। जो अगेव होता है प्लांट्स, उसमें जो फ्लावरिंग होती है वह 10 to 30 ईयर्स के बीच होती है। इसका डायग्राम देखिए आप, ये रहा, ये अगेव प्लांट्स है, आप देखिए, अब देखा होगा काफी नुकीली पत्तियां होती हैं और इसके अंदर ये फ्लावरिंग हुआ, बहुत शानदार, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है नहीं, अगेव। नेक्स्ट और बात करें हम, देखिए, हाँ जी, मैं बात अभी बता रहा था आपको, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में 12 ईयर्स के बाद फ्लावर्स होता है वन टाइम। ठीक, ये कहां पाया जाता है? आपके साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया का जो पार्ट है उसके अंदर जो नीलगिरी की हिल्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, उनमें ये प्लांट्स पाया जाता है और 12 ईयर के बाद इसमें फ्लावर आता है, वो भी वन टाइम आता है। देखिए ये इसका फ्लावर बड़ा ही अट्रैक्ट होता है, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, देखते ही दूर से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि कितना सुंदर पुष्प है। और ये कहां पाया जाता है? इन द लास्ट टाइम इट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। इस प्लांट्स के अंदर लास्ट टाइम जब देखा गया था तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखा गया था, 2006 के अंदर, 2006 में इसके अंदर देखा गया था। लेकिन यहां करेक्शन कर लीजिए आप थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 12 ईयर के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, 12 ईयर के बाद यदि हम यहां प्लस करें इसके अंदर, तो ध्यान दीजिए, यदि हम प्लस करते हैं इसके अंदर तो देखिए प्लस, तो अभी लेटेस्ट 2018 में इसके अंदर फ्लावर हुआ होगा, वही सितंबर अक्टूबर के दौरान हुआ होगा। तो अब लेटेस्ट जो बात आ गई कि अब इस समय 2021 चल रहा है, ये बहुत पुरानी बात हो गई, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि 12 ईयर के बाद होता है, तो उस 12 ईयर को हमने यहां लिया, 6 के अंदर दिखा था। और अब यदि बात की जाए तो देखिए तो कुछ बुक्स के अंदर केवल 2006 लिखा हुआ है, बहुत पुरानी बात हो गई। अब इसके अंदर 12 ईयर इंक्लूड कर लीजिए तो ये हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे ध्यान दो, हाँ जी, तो ये स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना था, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। नीले कलर का, ब्लू कलर का इसमें फ्लावर आता है, बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही आकर्षक होता है। और लाल इन द लास्ट टाइम इन फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006 के अंदर अकॉर्डिंग बुक। ठीक है, आगे यदि हम चले तो देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आएंगे। मैंने बताया साउथ इंडिया के अंदर ये पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? देखिए, दिस फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज हिली ट्रैक्ट्स टू केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु into the blue stretches that attract a large number of tourists। इतना भयंकर, बहुत लार्ज नंबर पर ये फ्लावरिंग हुई और इसने बहुत लार्ज नंबर पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था। बहुत लोग गए सड़कों पर, ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे फ्लावरिंग रेन हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है।
ठीक है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। जहां देखो वहां नीला कुरंजी के ब्लू कलर के पुष्प बिखरे हुए थे, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ये दृश्य देखने के लिए बहुत संख्या में दूर दूर से लोग, टूरिस्ट लोग जो है वहां पहुंचे। अब यहां क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का रिलेशन किस प्लेस से था। तो ये प्लेसेस दे रखे हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये स्टेट है, साउथ इंडिया में। और यहां पर जो ये हिल एरिया दिखाया गया है आपके सामने, पूरा हिल एरिया, जैसे अरावली की पहाड़ियां, ऐसे ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां, और यहां पर उगने वाले नीले रंग के फ्लावर को जिसने एक अपनी पहचान बनाई, इसको नाम दिया नीला कुरेंजी। भाई आपको याद रहना चाहिए कि कैसे याद रहेगा ये चीज कि नीला कुरेंजी कहां है, नीलगिरी की पहाड़ियों। और नीलगिरी की पहाड़ियां कब जाती है, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, आपके केरला आएगा, आपके कर्नाटका आएगा, आपके तमिलनाडु, ये स्टेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर यदि बात की जाए तो अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स हैं। और यदि हम नॉर्थ में चले जाएं तो वहां हिमालय आ जाता है, हिमालय, अरावली, और साउथ में आपके चला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। अच्छा, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखने लायक रहेगा। आपके इंडिया में नॉर्थ के अंदर हिमालय है, और उसके सबसे लार्जेस्ट जो पीक पॉइंट है वो कहलाता है केटू गार्डविन। और यदि हम आगे चले जाए तो दूसरे अदर कंट्री में जाता है, वैसे एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हिमालय का नॉर्थ में। मध्य इंडिया की, मिड इंडिया की बात की जाए तो यहां अरावली आ जाती है। अरावली के सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन हिल है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, नॉर्थ में केटू गार्डविन, मध्य में, मिड में आपके गुरु शिखर, और साउथ के अंदर जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसके जो टॉप हिल पॉइंट है उसका नाम है डोडो बेटा, डोडो बेटा। ठीक है नहीं, तो ये पॉइंट्स है, पूरे इंडिया को कवर करना है, तीनों हाईएस्ट पॉइंट, केटू गार्डविन, गुरु शिखर और डोडो बेटा। और तीनों हिल एरिया डिफरेंस है, हिमालय, अरावली हिल्स और नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स के अंदर पाया नीला कुरेंजी, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इससे रिलेटेड स्टेट्स के नाम बताए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि गुरुजी ने दो दो बेटा बताए थे, दो दो बेटा, टू टू सन नहीं, दो दो, दो दो नहीं है, टू टू नहीं है, दो दो दो। दो दो बेटा, ये रॉन्ग है, लेकिन याद करने के लिए दो दो बेटा आपके रिमेंबर माइंड में रह जाए, इसलिए मैंने ये चला के गलत बोला है, दो दो बेटा। लेकिन एक्चुअल में नाम है इसका डोडो, डोडो बेटा। ये एक्चुअल है, ये जो है ये एक्चुअल है। और ये मैंने केवल आपको एक जॉब के रूप में, जिसे आपको याद रह जाए, दो दो बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट हिल पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें आगे, तो ये बात हो गई। आगे देखिए, पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ टाइम में मैनी टाइम, लाइफ साइकिल में मैनी टाइम फ्लावरिंग करती है, फ्रूटिंग करते हैं। मोस्टली पॉलीकार्पिक प्लांट जो होते हैं पेरिनियल होते हैं। एनुअल या बाइनियल प्लांट्स कभी भी पॉलीकार्पिक प्लांट नहीं हो सकते। ये हमेशा पॉलीकार्पिक प्लांट जो होते हैं वो पेरिनियल प्लांट्स ही होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं, और ये अपने लाइफ टाइम में मैनी टाइम फ्लावरिंग करते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब ये आता है। तो ध्यान दीजिए आप, यदि हम देखें
देयर आर पेरिनियल प्लांट्स विच आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी फ्लावर्स repeatedly at intervals. There are perennial plants which after reaching maturity flower repeatedly and intervals. ठीक, आगे ध्यान दो. एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट, ग्रेप, वाइन, ऑरेंज, ये सभी जो हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं और ये इनके एग्जाम्पल. ये आपके मैंगो का ट्री है जिसमें आप ये फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं आपको मैंगोज के, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. ये आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. मैनी टाइम अपने लाइफ साइकिल के अंदर ये कई बार पुष्प धारण करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए इनको पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहा जाता है. और ये मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं. आगे देखा जाए तो देखिए आपके एप्पल, ये एप्पल है. अब ये प्लांट जो एप्पल का है, ये तो है नहीं कि इसके लाइफ टाइम में सिंगल टाइम ही एप्पल आएगा. मैनी टाइम एप्पल्स आते हैं. एप्पल्स तभी आएंगे जब मैनी टाइम फ्लावरिंग होगी. मैनी टाइम फ्लावरिंग होगी मतलब ये पॉलीकार्पिक प्लांट है, क्योंकि ये पेरिनियल भी है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, आगे ध्यान दो. आगे देखिए, ये आ गया जैकफ्रूट. ये पूरा की पूरा, इसमें भी कई बार निकलता है. आप देखो आगे ग्रेप्स आ गए, पूरा की पूरा गुच्छा निकलता है. इसी प्रकार ये गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, आपको ग्रुप के रूप में दिखाई दे रहा है. ग्रुप के रूप में जो है इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो इसके फ्लावरिंग होती है, इसके फ्लावर डेवलप होते हैं. और आगे देखिए, ये आपके नेक्स्ट ऑरेंज आ गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैकफ्रूट हो गया, ग्रेप हो गया, और ये ऑरेंज का डायग्राम आ गया. नेक्स्ट आगे देखो क्या कह रहा है. वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट्स बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर. प्लांट्स बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उनमें पुष्पन होता है, उनमें फ्लावरिंग होती है. लेकिन बहुत कम पौधे होते हैं. बाकी मोस्टली अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं पेरिनियल, उनमें एक सीजनेबल फ्लावरिंग टाइमिंग आती है. ठीक है. अब जैसे इसने एग्जांपल दिया चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल का पुष्प जो होता है वो इसका फुल यदि हम देखें तो देखिए ये आपके सामने आया, देखा होगा आप. यहां थोड़ा कलर लाइटली दिखाया है, बाकी कई कलर होते हैं. बिल्कुल रेड चीनी कलर होता है इसका, रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर होता है इसका, और बड़ा सुंदर लगता है. इसके अंदर जो गाइनोशियम है, उस गाइनोशियम के चारों तरफ एक कवर के रूप में इसके स्टेमन प्रेजेंट होते हैं. ये स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर आपको जो है इसमें स्टिग्मा दिखाई दे रही है. ठीक है. ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक. तो ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चाइना रोज का है, जिसमें थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट पूरे टाइम फुल सीजन में पूरे वर्ष भर जो है इसमें पुष्पन होता है. द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड. ऐसे प्लांट्स जिनमें मैनी टाइम फ्लावरिंग होती है. अब 2 बार फ्लावरिंग होगी तो बीच का जो टाइमिंग है उस टाइम को इंटर फ्लावरिंग पीरियड्स को क्या कहेंगे. तो देखिए वास्तव में ये जो होती है ये जुवेनाइल फेज नहीं होती है, ये मैच्योर फेज होती है. द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड. और ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है वो क्या है, वो मैच्योर फेज है, जुवेनाइल फेज नहीं है. ठीक है. मैंने अभी बताया था इससे पहले रिप्रोडक्टिव फेज से पहले हमने जुवेनाइल फेज पढ़ी थी, उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उसमें केवल ग्रोथ होती है. लेकिन ऐसे जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, एक बार फ्लावरिंग हो गई, फिर कुछ टाइम के लिए फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर दोबारा फ्लावरिंग होती है. तो बीच का जो टाइमिंग है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस टाइम को क्या कहेंगे, उस टाइम को हम कहेंगे इंटर फ्लावरिंग पीरियड को इंटर फ्लावरिंग कहेंगे, जो वास्तव में मैच्योर फेज है. अब ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड होती है इसमें होता क्या है, आप देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो एक निश्चित
आयु तक, एक निश्चित एज तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो होल लाइफ टाइम, कंप्लीट लाइफ टाइम में ग्रोथ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। फ्लावरिंग के टाइम ये ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन इंटर फ्लावरिंग पीरियड के अंदर दोबारा से तेज हो जाती है। जब फिर दोबारा फ्लावरिंग होगी फिर डाउन हो जाएगी। तो इंटर फ्लावरिंग जो पीरियड है उसमें ग्रोथ होती है। मैंने कहा कि कंप्लीट जो प्लांट्स होते हैं वे पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू के थ्रू। वो आगे पढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिए। आगे यदि हम देखें तो देखिए, द रिप्रोडक्टिव फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिप्रोडक्टिव जो फेज है इसका टाइमिंग जो है, उसका जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ध्यान दीजिए, ये कुछ एग्जांपल दिए गए। इन प्लांट्स हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर हमने सेक्स ऑर्गन के विषय में पढ़ लिया कि प्लांट्स का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो उसका फ्लावर होता है, और उसी फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके जो है कार्पल प्रेजेंट होता है। लेकिन ग्रोथ फेज, जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जो चेंज हुआ है, जो फ्लावरिंग फेज आ रही है, ग्रोथ फेज से जो फ्लावरिंग फेज में चेंजेज हो रहा है वो चेंजेज हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है। किसके द्वारा होता है? उसके लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इन प्लांट्स हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके लिए इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जीन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे जीन्स कहलाते हैं होम्यो सेलेक्टर जीन। क्या कहलाएंगे? होम्यो सेलेक्टर जीन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन क्रिएशन विद एनवायरमेंटल फैक्टर। जो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और ये दोनों का इंटरेक्शन जो होता है हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं एंड एसोसिएटेड एक्सप्रेशंस उसको निर्धारित करते हैं। हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट करेंगे प्लांट्स रिप्रोडक्शन को। आगे देखिए, कुछ और बातें आ रही हैं इसके अंदर। देखिए, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स या एनिमल यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वैसे तो डिफरेंट टाइप का होता है, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं लगभग इक्वल होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके इस प्रोसेस में होने वाले जो इवेंट्स है सभी में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन कौन से हैं? यदि मैं आपको बात करूं तो इनके अंदर दो इवेंट्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनिशियल है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन होता है। और गैमेट फॉर्मेशन पेरेंट्स की जो प्लॉइडी है कि पेरेंट्स डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। अगर डिप्लॉयड होता है पेरेंट्स तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, और यदि हैप्लॉयड होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें मियोसिस होगा, जाइगोट में। ये मैंने आपको ये बातें लास्ट वीडियो में बताई थी। कहने का मतलब है इसके अंदर एक इवेंट हुआ गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट हुआ मियोसिस, बिफोर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो बात अलग है, वो पेरेंट्स की प्लॉइडी पर डिपेंड करेगा। अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं तो बिफोर फर्टिलाइजेशन मियोसिस होगा, अगर इफ
पेरेंट्स हैप्लॉइड है, देन जो मियोसिस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट में होगा, जिसको बोल जाइगोटिक मियोसिस मैंने आपको बताया था। तो ध्यान दीजिए, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस हो गया, मेन जो इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन, गैमेट फ्यूजन, सिनगेमी, युग्मकों का मिलना। ये एक मेन इवेंट होता है जो सभी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सिनगेमी, आफ्टर गैमेट फ्यूजन, एक सिंगल सेल फॉर्म प्रोड्यूस होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, और उस सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो सेम होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या क्या इवेंट्स होते हैं देखिए आप बोर्ड पर, देखिए, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी के बाद ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सिबिट इवेंट एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है। ऐसी कौन कौन सी सिमिलरिटी है वो ध्यान दीजिए आगे। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडेड वेरी डिफरेंट। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो है सिमिलर होता है। ध्यान दीजिए आगे देखो, दीज सिक्वेंशली इवेंट मे बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली। अब इसका जो मेन रोल है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, जो मेन इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन, जो मिड में होता है। अब उस फर्टिलाइजेशन को बेस मानकर इसके 3 इवेंट्स बनाए, इनके 3 ग्रुप बना दिए। वह है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड की यदि हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इक्वल होता है, सिमिलर होता है और सेम प्रोसेस होता है। और उस सेम प्रोसेस के अंदर उसको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर मोस्टली 2 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर एक गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और सेकंड होता है गैमेट ट्रांसफर। 2 इवेंट हुए मोस्टली। फर्स्ट बताया गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण, और सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमेट्स होते हैं अलग अलग साइट पर बढ़ते हैं, उनको सेम साइट पर फर्टिलाइजेशन साइट पर लाना है, तो गैमेट ट्रांसफर। 2 प्रोसेस होते हैं, 2 इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट है। ध्यान दीजिए, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी इनकी यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए। दीज आर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑस्कर prior to the process of fertilization।